बच्चों हम लोग आज मेटल कार्बोनिल पढ़ेंगे और इसमें दो टॉपिक है बच्चों, मेटल कार्बोनिल एंड स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस दो टॉपिक के बाद बेटा इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में केवल और केवल एक टॉपिक बचेगा, आइसोमेरिज्म। तो आज हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे। तो जैसे बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग है ना, सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, सिनर्जिक इफेक्ट इन मेटल कार्बोनिल, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और चलो फटाफट हम लोग टॉपिक को कवर कर लेते हैं। टॉपिक बहुत ही इजी है, बस समझने वाला पॉइंट है, तो उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा मेटल कार्बोनिल। टॉपिक क्या है? मेटल कार्बोनिल। तो सिंपल सी बात है कि ये जो बना हुआ होगा इसका मतलब कि ये मेटल और ये सिग्मा बॉन्ड है ना। अब लोन पेयर का डोनेशन है, लोन पेयर का डोनेशन है CO। देखो वास्तव में ये तो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है ना, यही क्या है? मेटल कार्बोनिल है। वास्तव में ये क्या है? वास्तव में ये बच्चों, वास्तव में ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है ना। कौन सा बॉन्ड है ये? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये। और हमने बताया है कि इसी को और क्या बोलते हैं? ORR, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, यहाँ वाले कंडीशन में इसी को सिग्मा बॉन्ड भी बोल दिया जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड भी बोल दिया जा रहा है ना। सिंपल सी बात है, हम पहले पढ़ चुके हैं इन बातों को, है ना। हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि पहले हम क्वेश्चन के फॉर्म में इसको टॉपिक को तोड़ करके पढ़ लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन ये आता है कि वाई मेटल कार्बोनिल्स आर मोर स्टेबल। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, वाई मेटल कार्बोनिल्स, वाई मेटल कार्बोनिल्स, वाई मेटल कार्बोनिल्स, है ना, वाई मेटल कार्बोनिल्स आर मोर स्टेबल। ऐसा प्रश्न आ गया, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे? तो आंसर कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे? तो ये आप आंसर को पॉइंट में समझें आप। तो पहले पॉइंट में हम ये बताएंगे आपको कि मेटल कार्बोनिल में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी बनता है ना। मेटल कार्बोनिल का जो बॉन्ड है उसे हम पार्शियली डबल बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो बॉन्ड बिटवीन मेटल, बाद में इसके सारे टेक्निकल एस्पेक्ट की को हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहला पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं? पहला पॉइंट बोल सकते हैं हम, पॉइंट नंबर 1, कि बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल, है ना, पार्शियली डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड इज पार्शियली डबल बॉन्ड। इसी को यहाँ क्या बोला जा रहा है? सिनर्जिक बॉन्डिंग।
इसी को क्या बोला जा रहा है, पार्शियली डबल बॉन्ड, ORR, सिनर्जिक बॉन्ड, सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग है ना, सिनर्जिक बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड, ORR, सिनर्जिक बॉन्ड है ना, बॉन्ड इज present between metal and carbonyl, metal and carbonyl। ये मैंने क्या लिखा, जरा इसको समझिए आप। पहले पॉइंट को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो ये है हमारे पास मेटल। अब इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं ना। अगर एग्जाम्पल अभी हम लिखे मेटल कार्बोनिल के, तो उसमें लिखा गया है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, है ना, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स। अब यहाँ पर जो है, जो एनसीईआरटी ने दिया है उस सब की चर्चा हम आपके साथ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर हम यहाँ पर विचार करें तो ये कुछ इस प्रकार से जो है बना हुआ, इस प्रकार से बनी हुई कंडीशन है ना। और ये है C ट्रिपल बॉन्ड O, है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट होता है। अब यहाँ से ये अपना तो लोन पेयर किस में डालता है, ये अपना लोन पेयर, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके डी ऑर्बिटल में ये कार्बन की ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये मेटल के डी ऑर्बिटल में जा रहा है ना। और यहाँ पर देखो एनसीईआरटी ने बहुत चतुराई से लिखा है सब कुछ, एनसीईआरटी ने बहुत ही चतुराई से सब कुछ लिखा है। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे, मैं इस टॉपिक में पूरा एनसीईआरटी पर केंद्रित रहूँगा। बस मेरी कोशिश यही होगी कि आप इसे समझ जाएं आसानी से, है ना। तो देखो यहाँ पर एनसीईआरटी ने चतुराई से क्या लिखा है कि ये वाला जो यू कैन से, ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, ये जो ऑर्बिटल है ये तो कहाँ गया, डी ऑर्बिटल में गया। और यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये वापिस से इसको भी दे दी जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। और जो है अच्छे से अगर समझना है, चलो और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखो फिर से इसी चीज को समझो, फिर से इसी बात को समझो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एनसीईआरटी ने बहुत चतुराई से लिखा है, फिर से देख लो, ये मेटल है और देखो कार्बन के आउटर मोस्ट में ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ये दो दो इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन के साथ ये दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। अब ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इसको दे देता है, ठीक है। देखो ये वाला दो तो इसने किसको दे दिया, डी ऑर्बिटल में, ये इसके बैकेंट ऑर्बिटल में ये लोन पेयर मेटल के बैकेंट ऑर्बिटल में एंट्री करवाया, है ना। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इन बैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल,
है ना। और वापिस से जो यहाँ पर लोब है, देखो लोब ऐसे ही बना हुआ है, तो जो डी यहाँ पर भी देखो ध्यान से, ये जो है ये इस प्रकार से, देखो नीचे वाला हम नहीं बना रहे हैं, ये यहाँ पर ऐसे नीचे भी बनेगा। देखो यहाँ पर, देखो एनसीईआरटी ने यहाँ पर लिखा है ऐसे पाई स्टार, अगर तुम देखोगे, लेकिन इसको लिखा है पाई। तो देखो जब कोई दो एटम, लेक्चर ध्यान से सुन लो तो हो सकता है ज़्यादा काम बन जाए। जब कोई दो एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो कभी कभी जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल हो करके उसके बीच में बॉन्ड को वीक करता है, वही दूसरे के लिए पाई बॉन्ड बना करके बॉन्ड को मजबूत करता है। देखो मैं क्या समझाने का प्रयास किया, यहाँ से देखो ये जो है, ध्यान दो, इसने डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये वापिस से जो है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करता है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग, यही क्या है, बैक बॉन्डिंग, है ना। तो देखो इस वाले बॉन्ड को सिग्मा, इसको पाई, अब इसी दोनों सिग्मा प्लस पाई को सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना। तो देखो ये स्टेबल क्यों है, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना, पार्शियली डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर कुल मिला जुला करके ये जो है सिग्मा बॉन्ड, है ना, प्लस ये पाई बॉन्ड, प्लस पाई बॉन्ड, ये जो बन रहा है, इसी दोनों को मिला करके सिनर्जिक बॉन्ड बन रहा है, सिनर्जिक बॉन्ड। या इसी को, ये जो प्रोसेस हो रही है ना, ये जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, इसी को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, सिनर्जिक इफेक्ट, है ना। तो यहां से देख लो, जैसे हम यहां लिख सकते हैं ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट, ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट बॉन्ड, है ना, ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल, ये जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ना। देखो ये वाला, ये टॉपिक देखो समझो, ये जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ये इंक्रीज करेगी। मेरा फोकस भाई आपको समझाने पर है, अगर समझ गए तो फिर काम बन जाएगा। ये इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, है ना। तो ये जो ड्यू टू, देखो चाहे जो भी बोल दो, ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब ये सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों मिल करके, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों मिल करके सिनर्जिक बॉन्ड बनाता है। ये दोनों बॉन्ड मिला दो, कैसा बॉन्ड बन गया, सिनर्जिक बॉन्ड। और ये जो मिलने की घटना हो रही है इसी को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट। देखो मैंने क्या लिखा,
ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल की, है ना, मेटल एंड कार्बोनिल की, है ना। ये क्या है, ये है आपका मेटल है, और ये क्या है आपका, ये है आपके पास कार्बोनिल, है ना। अब देखो यहाँ एक एनसीईआरटी ने जो है एक चतुराई लगाया है, और उस चालाकी को जो है हम आपके साथ डिकोड करना चाहेंगे, उस चालाकी को हम डिकोड करना चाहेंगे, लेकिन फ्रेश, ज़्यादा फ्रेश तरीके से। तो देखो कुल मिलाकर के मामला क्या है, वाई मेटल कार्बोनिल्स आर मोर स्टेबल, ये एक्सप्लेन किया गया आंसर। इसी वजह से मेटल कार्बोनिल जो है अधिक स्टेबल होते हैं, ये एक रीजन बना, है ना। अब चलो कुछ पॉइंट की बात करते हैं। अब आंसर पूरा हो गया भाई, आंसर जो है वो पूरा हो गया, आंसर पूरा हो गया। चलो देखो यहाँ क्या लिखा गया है, लिखा ये गया है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म मेटल कार्बोनिल, है ना, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज फॉर्म मेटल कार्बोनिल्स, है ना। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज फॉर्म ट्रांजिशन मेटल ही लिख दे तो ज्यादा, है ना, ट्रांजिशन, मेरे ख्याल से यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल ही लिख दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, चलो ये लिख देते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म मेटल कार्बोनिल, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स। अब देखो ये जो अब हम यहाँ पर कुछ मेटल कार्बोनिल का स्ट्रक्चर बनाने चल रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है। कुल मिलाकर के हम उतना ही बनाएंगे जो एनसीईआरटी में बनाया गया है ना। जैसे पहला ये नंबर वन चलो, तो ये है टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, है ना, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, है ना। तो इसका क्या है, इसका मामला क्या है भैया, इसका मामला ये है कि ये टेट्राहेड्रल होगा, इसका मामला क्या है कि ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। और अगर टेट्राहेड्रल होगा तो सिंपल सी बात है sp3 होगा, और इसका स्ट्रक्चर जो है NiCO4, है ना, ये जो है Ni, यहाँ पर क्या बना है, CO ऐसे बना, CO, है ना, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया, है ना। पेंटाकार्बोनिल आयरन 0, है ना। फार्मूला इसका क्या है, सिंपल सा क्या है, NiCO, बहुत बार हम लोगों ने लिख लिया है। दूसरा किसका बनाया है एनसीईआरटी ने, नंबर 2, दूसरा बनाया है, अब ये वाला मामला पेंटाकार्बोनिल आयरन 0,
पेंटाकार्बोनिल, है ना, पेंटाकार्बोनिल आयरन 0, है ना। तो सिंपल सी बात है कि ये जो है क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। तो सिंपल सी बात है कि इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ना। तो ये इस प्रकार से Fe, यहां से ये CO और यहां पर CO, है ना। तो इस प्रकार से जो है एनसीईआरटी ने बनाया है। सिंपल सी बातें, ये देख लो ऐसे, ये जो है तो हेक्साकार्बोनिल क्रोमियम 0, इसका भी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल बनेगा, है ना। तीसरा जो है एनसीईआरटी ने क्या बनाया है, तीसरा बनाया है भैया हेक्साकार्बोनिल और फिर क्या, क्रोमियम 0। सिंपल सी बात है, यहां Cr बीच में लगा दो, 4 को सीधा सीधा जल्दी से ऐसे, 2 ऐसे, है ना, CO है ना, यहाँ पर CO। तो इस प्रकार से जो है क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। उम्मीद है कि ये सब कुछ आप समझ रहे हैं ऐसे। है ना, ऑक्टाहेड्रल का ये मामला है ना। चलो आगे हम लोग फटाफट बढ़ते चलेंगे, जितने जरूरी क्वेश्चन हैं सब हम फटाफट कर लेंगे। और स्टेबिलिटी इसमें एक टॉपिक और है, तो उसको भी जल्दी से हम देख लेंगे, है ना। ऑक्टाकार्बोनिल, है ना, ऑक्टाकार्बोनिल डाईमैग्नीज 0, डेकाकार्बोनिल डाईमैग्नीज 0 भी है, और ऑक्टाकार्बोनिल डाइकोबाल्ट 0 भी है ना। देख लो स्ट्रक्चर को, देख लो, तो बच्चों हम संभव सारे क्वेश्चन पर ये बातें करेंगे आपसे कि इससे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो एक तो जो है सिनर्जिक, है ना, यहाँ पर सिनर्जिक बॉन्डिंग, स्पेलिंग मिस्टेक हुई वो आप देख लेना, यहाँ सही लिखा है ये वाला जो है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सिनर्जिक बॉन्ड, ठीक, देख लो। अब इसमें से क्योंकि ये एनसीईआरटी ने दिया है, तो कोई क्वेश्चन किसी का स्ट्रक्चर वो आपसे पूछ सकता है, भाई इस चीज का स्ट्रक्चर बना दो। मेटल कार्बोनिल वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, देख लो। और यहाँ ये वाला जो बॉन्ड है
बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और इसी बांड में सिग्मा और पाई भी है ना। देख लो, कोऑर्डिनेट बांड को ही हम क्या बोलते हैं, इसे फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो यहां से मिटा करके दूसरे स्ट्रक्चर बनाता हूं। देखो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर यहां तक हो गया। ये एक पॉइंट है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मिटा दे, चलो मिटा देते। एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि जब मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, मेटल कार्बोनिल स्टेबल क्यों होते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। और ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार, मेटल कार्बोनिल स्टेबल क्यों होते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। मेटल कार्बोनिल बढ़िया कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है, गुड कैटलिस्ट है क्यों। ये देखो एक क्वेश्चन डायरेक्ट और उसका आंसर, व्हाई मेटल कार्बोनिल्स आर गुड कैटलिस्ट। क्वेश्चन देखो, लिख लो क्वेश्चन, लिख लो क्वेश्चन, व्हाई मेटल कार्बोनिल्स, अब MCO लिख दे रहा हूं, व्हाई MCO आर गुड कैटलिस्ट। आंसर MCO, मेटल कार्बोनिल्स आर मोर स्टेबल, ड्यू टू which they can show better catalytic property, due to which they can show better catalytic property, ड्यू टू विच, है ना, मेटल कार्बोनिल आर मोर स्टेबल, ड्यू टू विच दे कैन शो बेटर कैटालिटिक प्रॉपर्टी। देखो समझो जरा, जो ये बांड दरअसल बना दिया गया, असल में इसके विषय में बहुत ही संशय है ना। मेटल कार्बोनिल में ये कैसा बांड है, देखो इसमें कोऑर्डिनेट भी है प्लस पाई भी है ना। इसमें जो है इसी को बोलेंगे प्लस पाई, यहां पर भी प्लस पाई, देखो सब में जोड़ लो, है ना। और इसी को क्या बोल दिया गया, सिनर्जिक बॉन्डिंग। देख लो, इसे तो तुम चाहो तो उसके नीचे, जैसे मैं टॉपिक को मिटा दे रहा हूं, यहां मत बनाओ, ये पॉइंट मैंने बना दिया, एक्सप्लेन, है ना। ये मैं एक पॉइंट बना दिया, चलो यहां लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। देख लो, एक एरो लगा करके एक पॉइंट बना दिया, और क्या बना दिया, ये एक क्वेश्चन करवा दिया, इसे एक पॉइंट बना लो। मेटल कार्बोनिल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको आप पॉइंट बना लो। इसको क्या करो, इसको एक पॉइंट बना लो। मेटल कार्बोनिल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मेटल कार्बोनिल में ये जो बांड है वो कुछ ऐसा वाला मामला चल रहा है। ये बांड तो हम कोऑर्डिनेट प्लस पाई भी है ना। अब ये वाला जो है कोऑर्डिनेट, है ना, इसी कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बांड प्लस पाई। ये क्या है, सिग्मा बांड प्लस पाई, है ना। इसी को क्या बोल रहे हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। चलो मिटा दिया भाई। मुझे लग रहा है क्वेश्चन आंसर दिख गया है। हाँ,
क्वेश्चन आंसर ये वाला दिख गया है या नहीं दिखा है? डाउट है? क्वेश्चन आंसर दिख गया है? चलो दिख गया है, दिख गया है नहीं लेक्चर सुन करके लिख लेना। चलो देखो, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसी को बोल रहे हैं हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। इसी पॉइंट, ये पॉइंट बना लो, पॉइंट बना लो, ठीक है। देखो एनसीईआरटी की चालाकी को जो है थोड़ा सा हम डिकोड करते हैं। फिर दो स्ट्रक्चर और है उसको भी बना लेते हैं, दो स्ट्रक्चर इसको बना लेते हैं। देखो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला मामला कैसे जो है, कैसे कर दिया है किसने, कैसे कर दिया है एनसीईआरटी ने? सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, है ना। अब यहाँ देखो मामले और भी बढ़िया होंगे। ये देखो दो इलेक्ट्रॉन, ये इसमें डाल दिया, ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर दिया। अब ये इसका देखो यहाँ पर इसने लिख दिया है क्या, ये पाई स्टार है, और यहाँ से देखो ऐसे, ये चालाकी देखो जरा सा, ये यहाँ से ये बना रहा है पाई बॉन्ड, है ना। ऐसे यहाँ भी है, इसको डिकोड, अगर इसको बहुत ध्यान से सुनो तो शायद तुम समझ जाओ। तो देखो ये वाला क्या है, सिग्मा, और ये दोनों मिल करके पाई, यही क्या है वास्तव में, सिनर्जिक बॉन्डिंग है। ये पूरा है ना सिनर्जिक बॉन्डिंग। देखो यहां से ये जो कुछ भी, ये जो कुछ भी घटना घट रही है, ये इतना है सिनर्जिक बॉन्डिंग। देखो मन में एक डाउट आ सकता है कि भाई ये पाई स्टार है। अब देखो एक चीज और भी यहाँ एक्सप्लेन करने का इरादा है, वो ये इरादा है कि ये बांड स्ट्रेंथ हो, ये बांड चूंकि बनने की वजह से सी और ओ के बीच में बांड ऑर्डर कम होता है। देखो फिर समझो, ये जो बांड, ये इलेक्ट्रॉन जो बैकेंड पाई स्टार में एंटी बॉन्डिंग में, देखो ये इलेक्ट्रॉन डाला जा रहा है ना, कुल मिलाकर के ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ सब्स्टिट्यूट की जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ सब्स्टिट्यूट की जा रही है ना। देखो इसीलिए दो तीन बार इसको बनाओगे, लिखोगे, समझोगे, सोचोगे तो फिर एक बार दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा, ये वाला जो बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ, ये ट्रिपल बॉन्ड है यहां जो दिख रहा है, तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस पर प्रश्न करता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिक्रीज करेगा, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, चलो ऐसा लिख लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन सी एंड ओ ये डिक्रीज करेगा। देखो यहां पर क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इस सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से, है ना, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये क्यों है, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, ड्यू टू सिनर्जिक, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से। अच्छा यहां पर है ना, ये वाला जो डायरेक्शन है, यानी यहां ये वाली जो घटना है, तो ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड
स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड CO, M एंड CO, है ना, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। चलो फटाफट और भी कुछ बना लेते हैं। ये पॉइंट था एक जिसे हमने और ज्यादा क्लियर करने का प्रयास किया, फिर से क्लियर करेंगे इसको। आराम से देख लो, आराम से देखो, और हम फिर से क्लियर करेंगे। ये देखो 1 2 3 चौथा पांचवा, दो स्ट्रक्चर और एनसीईआरटी ने दिया है, वो भी दोनों बना लेते हैं। इसको मिटा दे, ये तो काफी देर से देख रहे हैं भाई, तो इसको मिटा ही देते हैं। ठीक, चलो चौथा और पांचवा। तो चौथा है, कैसे बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर मेटल कार्बोनिल में दिखने लगते हैं, है ना। तो डेका कार्बोनिल डाईमैग्नीज 0, डेका कार्बोनिल डाईमैग्नीज 0, ये है नंबर 4। चलो 4 बनाए, डेका कार्बोनिल, कार्बोनिल डाई मैग्नीज 0। देखो ये ऐसा बनता है, ये है हमारे पास यमन, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड यमन और यमन के बीच में है, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड यमन और यमन के बीच में है। और फिर जो है कैसे मामला, 5 5 CO, है ना। देखो 1 2 3 4 5, देखो CO 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 CO, है ना, ये 5 5 से कितना CO हो गया, 3 2 5, 5 इधर भी है, यहाँ हो गया एक, यहाँ एक हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है, 3 हो गया। और ये जो है 3 1 4, है ना। तो थोड़ा सा ये 1 2 3, ये जो है इस प्रकार से, हाँ ठीक, इसको भी थोड़ा सा बेंड करो, ये कुछ CO 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 और CO, है ना। तो ये वाला मामला डेका कार्बोनिल डाईमैग्नीज का ये स्ट्रक्चर है। एक और दिया है ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट नंबर 5, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट 0। ये जो है मामला ऐसा है कि ये दो कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच में तो बॉन्ड ही है, यहाँ एक ब्रिजिंग CO भी है। 3 3 अब ये इससे जुड़ा है, ये ऐसे, है ना, CO CO CO, ये ऑक्टा कार्बोनिल ये स्ट्रक्चर भाई आने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया है। बहुत मोटी सी बात है, किसी का स्ट्रक्चर आपसे वो पूछ सकता है ना। पांच का मामला है, देखो
मुझे लग रहा है एक बार अगर उसको समझ गए तो एक बार इसको फिर से मैं समराइज कर देता हूँ जल्दी से, और फिर क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं कैसे। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगी भाई, ये सब क्वेश्चन ही है। देखो, ये मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें डालेगा, देखो जरा ध्यान से, ये मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डालेगा, उतना ही ज्यादा ये बॉन्ड वीक होगा, है ना। और ये बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो वो जो क्वेश्चन करता है नीट और जेईई में, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह की बात ले लेता है ना, चार्ज लगा करके बातें करने लगता है, तो ये मोटी मोटी बातें करता है। फिर से देखो, फिर से समझो, ये जितना आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डालेगा, उतना ही ज्यादा ये बॉन्ड वीक होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। भाई देखो, किसी भी मॉलिक्यूल के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, है ना, एबीएमओ में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो बॉन्डिंग को क्या करता है, कमजोर करता है। अगर बॉन्ड कमजोर होगा इसका मतलब लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रांग होगा इसका मतलब लेंथ घटेगी, है ना। तो ऐसा कुछ मामला चलता है, बिल्कुल आराम से देखो, और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पर कैसे, और क्वेश्चन ये इस पर करेगा, राइट। चलो एक क्वेश्चन करके जल्दी से हम लोग स्टेबिलिटी को देखते हैं। देखो एक बार फिर से मैं जल्दी से समराइज कर दूं, यहां पर देखो ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये सारे जो बॉन्ड बने रहे हैं मेटल कार्बोनिल के बीच में, मेटल कार्बोनिल के बीच में ये सारे बॉन्ड जो बन रहे हैं, वो यही वाले बॉन्ड को एक्सप्लेन किया जा रहा है। हम इसको ऐसा जानते हैं, लेकिन ये वाला बॉन्ड ऐसा है नहीं, इसमें दो चीजें हैं। कैसे हैं वो, इस प्रकार से है, ठीक है। जैसे इसका फार्मूला अगर लिखोगे तो ये क्या है, Mn2 CO कितना 10, ये है। इसका लिखोगे तो क्या है, CO2 फिर CO8, है ना। इन दोनों का फार्मूला है। चलो देखो क्वेश्चन देखो, बस उसके बाद ये टॉपिक से ऐसे ही इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ समझा ले गया हूं। अगर विचार करोगे तो भाई एंटी बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर देखो, जरा सा समझो पॉइंट में, बॉन्ड ऑर्डर का क्या फार्मूला होता था। अगर भाई बॉन्ड ऑर्डर है ना, बॉन्ड ऑर्डर ये बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब कि बॉन्ड लेंथ घटेगी। और ये मोटी मोटी बातें हैं, है ना। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला हम क्या पढ़ चुके हैं पहले, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग, है ना, ऑर्बिटल अपॉन 2। तो एबीएमओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, देखो ये पढ़ चुके हो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन
BMO, BMO है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ABMO। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, BMO ABMO है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ABMO में अगर ये नंबर बढ़ेगा तो इसका मतलब ये घटेगा। इससे कंक्लूजन क्या निकल करके आया कि जो बॉन्ड ऑर्डर है ये क्या होगा, ये बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू घटेगी कब, जब Na बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी। भाई यही सारे प्रश्न किए जाते हैं। फटाफट हम एक क्वेश्चन करके इस टॉपिक को यही समेट देते हैं, है ना। देखो तो मामला क्या है, सवाल क्या है हमारे पास, हमारे पास जो क्वेश्चन है यमन से ले लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन देख लो, तो इसमें सब इसी में एक साथ हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये है यमन CO6 प्लस दूसरा कंपाउंड हमने ले लिया है ना, CrCO6 तीसरा कंपाउंड ले लिया वेनेडियम VCO6 और इस पर लगाया एक माइनस, मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसी एक क्वेश्चन से तुम्हें सारी बातें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। अगला कंपाउंड हमने ले लिया है ना टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम TiCO6, इस पर ले लिया 2 माइनस। तो अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, जल्दी से देखो। हमें पहले चाहिए ये बॉन्ड ऑर्डर है ना, हमें चाहिए पहली चीज जो हमको चाहिए नंबर 1 कि यही प्रश्न ज्यादा करेगा। तो पहली चीज जो नंबर 1 देखो, हमें चाहिए मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ, हमें चाहिए बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके किसके बीच में, M और C के बीच में। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके बीच में चाहिए, मेटल और कार्बोनिल के बीच में चाहिए, मेटल और कार्बन के बीच में चाहिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमको क्या चाहिए, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ, हमको पहला पॉइंट ये चाहिए, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, पहली चीज हमको ये चाहिए। बताओ क्या होगा, कैसे हम इसको देखेंगे, जल्दी से देखो मेरे साथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा होगा, जहां पर देखो यहां पर Ti पर देखो 2 माइनस है, B पर देखो 1 माइनस है, Cr पर देखो न्यूट्रल है क्योंकि CO न्यूट्रल तो होता ही है। यहाँ Mn पर देखो 1 प्लस है। तो भाई सिनर्जिक बॉन्डिंग के लिए, पाई बॉन्डिंग के लिए कार्बोनिल के ABMO में वही मेटल इलेक्ट्रॉन ज्यादा डालना चाहेगा जिसके पास पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। देखो Ti के पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, यानी Ti पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इससे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर है ना, और इससे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर है क्योंकि न्यूट्रल का केस आ गया। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल कम है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है,
यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, आसानी से CO के ABMO में इलेक्ट्रॉन डालेगा। इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ ज़्यादा मजबूत होगी। इसका मतलब कि इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब जरा विचार करो, अब अगर हम दूसरी बात यही पूछ लें, हमें चाहिए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, दूसरी बात हमें चाहिए ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो वो सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा तो सब में, इसमें भी होगा सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, किसमें ज्यादा होगा ये मैटर है। यहां देखो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमें ये वाला बॉन्ड चाहिए, है ना। देख लो, हमें ये वाला बॉन्ड चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ये वाला कम डाल पाएगा, ये Mn जो है CO के ABMO में इलेक्ट्रॉन नहीं डाल पाएगा, क्योंकि यानी कठिनाई से डालेगा तो है ही कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन कठिनाई से डालेगा क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये कम इलेक्ट्रॉन क्लाउड CO के ABMO में पहुंचा पाएगा, इसलिए यहाँ CO बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगा। इसका अपोजिट वाला मामला ले लो, इस डायरेक्शन में बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब वही लगा दो पुराने वाले सारे रूल, ये वाला रूल लगा दो। देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ता है, इसकी मीनिंग क्या हुई, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, है ना। यहां से अगर बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें, यहां पर है ना, बॉन्ड एंथैल्पी है ना, बॉन्ड एंथैल्पी, ये बॉन्ड एंथैल्पी क्या करेगी, इसी डायरेक्शन, हम इसी डायरेक्शन को देख रहे हैं भैया, हम केवल इसी एक डायरेक्शन को देख रहे हैं, बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ेगी, है ना। सोचो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, ABMO का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, है ना। ABMO में इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ABMO में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी डायरेक्शन में बढ़ेगी। यहां पर भी देखो सब चीज कनेक्ट कर सकते हो, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है इसका मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा है। देखो इस डायरेक्शन में बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है तो इसका मतलब बॉन्ड एंथैल्पी भी ज्यादा है। बॉन्ड एंथैल्पी अगर ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम होगा, है ना, बॉन्ड लेंथ कम होगा। इसलिए एक क्वेश्चन से आप अंदाजा लगा सकते हो, इसी प्रकार के क्वेश्चन किए जाएंगे आपसे, और ये हमने डिटेल में डिस्कस किया आपके साथ मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग। अब हम जल्दी से एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेंगे इसी के साथ में, वो है स्टेबिलिटी, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हम वो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे अभी जो NCERT ने दिया है, राइट। दूसरा वाला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कब स्टेबल होगा, वो CFSE के बेस पर, नेचर ऑफ मेटल के बेस पर, नेचर ऑफ CMA के बेस पर, नेचर ऑफ लिगांड के बेस पर
हम पहले उसका डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है केमिकल काइनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग जल्दी से 5 मिनट में एक क्वेश्चन के साथ देख लेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद बच्चों इस चैप्टर में केवल और केवल एक टॉपिक बचेगा, उसे हमें कवर करना होगा डिटेल में, वो है आइसोमेरिज्म, राइट। तो ये इतना सब कुछ है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेबिलिटी को देखो, इसमें जल्दी से हम इस टॉपिक को निपटा लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा जो टॉपिक है, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो मोटी मोटी बातें क्या है। अगर हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक तो जनरल डिस्कशन था, है ना, एक जनरल डिस्कशन है। चलो पार्ट में चाहे हम बांट देते हैं। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चलो इसी में ले लेते हैं। एक तो था जनरल डिस्कशन, जिसमें किसकी बात की गई थी, CFSE की बात की गई थी। फिर नेचर ऑफ CMA की बात होती है। एक तो ये जनरल डिस्कशन था। दूसरा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो अगर हम इसकी बात कर दें, इस पॉइंट की बात कर दें, तो डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू जिस कंपाउंड के लिए है ना, माइनस डेल्टा जी है ना, गिव्स फ्री एनर्जी माइनस डेल्टा जी, जिस कंपाउंड, अगर ये अधिक होगा, माइनस डेल्टा जी अगर ये अधिक होगा, तो इसका मतलब कि कंपाउंड मोर स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ये बढ़ जाएगी। अब तीसरी जिस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो वो केमिकल काइनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, केमिकल काइनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। तो ये जो है यू कैन से केमिकल काइनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ का मामला क्या होगा, यानी इसमें केमिकल काइनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या शामिल होगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट शामिल होगा। चलो देखो समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर बात किया जाए अगर कि स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एनसीईआरटी देखो क्या लिखा है, ये लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन refers association constant, refers degree of association constant, degree of association constant। तो देखो मोटा मोटा स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन रिफर्स डिग्री ऑफ एसोसिएशन कांस्टेंट, है ना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कांस्टेंट इनवॉल्व, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कांस्टेंट
इन एसोसिएशन रिएक्शन, है ना, इन एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कांस्टेंट बिटवीन आयंस एंड कंपाउंड, है ना, डिग्री ऑफ, देखो अभी यहाँ से यहीं से अगर समझ लो थोड़ा सा तो बात थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। चलो लैंग्वेज भी पूरा कर देते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन रिफर्स डिग्री ऑफ एसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कांस्टेंट between metal and ligand, between metal ligand, है ना, between metal comma ligand and compound and compounds। चलो देख लो, ये हमने क्या लिख दिया, ये ज़्यादा इस पर फोकस करने के बजाय ये नीचे जो बता रहा हूँ इसको इस पर जरा विचार करो। देखो ये जो है यम, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता होगा, यम प्लस L4 मान लो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यम L4। अब हमें पता है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज होगा, है ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन कांस्टेंट या एसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर जैसे के इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, तो ये के इक्विलिब्रियम को ही हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट। देखो अगर इसी को उल्टा हम लिख देते थे, देखो दिस विल इक्वल टू व्हाट, ML4 कंसंट्रेशन फॉर्मेशन कांस्टेंट, और क्या, यम कंसंट्रेशन ऑफ यम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L पावर 4। तो इसका मतलब कि यहाँ पर फॉर्मेशन, देखो इसी चीज को हम अपोजिट में लिख करके डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते थे। इसी रिएक्शन को उल्टा लिख दो, इसी रिएक्शन को उल्टा लिख दो, देखो यहाँ पर, तो हम इसी को क्या बोलते थे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। चूंकि हमें जो है यम प्लस प्लस, है ना, ऐसा कुछ यम, है ना, यम और L4 L4 की जगह पर हम 4L, तो यम प्लस प्लस 4L। तो ऐसा हम क्या करते थे, ऐसा हम जो है यहाँ पर के इक्विलिब्रियम को ही हम क्या बोलते थे, डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पर क्या मामला होता था कि यम इंटू L पावर 4 डिवाइडेड बाई ML4, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता था। देखो ये जो, इसका मतलब ये है कि फॉर्मेशन कांस्टेंट, यहाँ पर एक टर्म है, इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है अगर वो ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। यहाँ एक टर्म ये यूज हुआ है जिसको बीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। बीटा जो है क्या है, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, है ना, या ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, है ना। तो बीटा अगर ज्यादा होगा तो फिर स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड ये ज्यादा होगा। जरा से इसको एक्सप्लेन किया गया है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्या है मामला, यहाँ स्टेप वाइज का ये ओवरऑल कांस्टेंट है, ओवरऑल एसोसिएशन कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल,
एसोसिएशन, ओवरऑल एसोसिएशन कांस्टेंट। देखो जरा स्टेप वाइज एसोसिएशन कांस्टेंट, देखो जरा इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ तो यहाँ पर मामला ये होगा, देखो तो ये जो है यम है और प्लस क्या, यम प्लस यल, तो ये क्या बनाएगा यम यल, यम यल। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं K1 इज इक्वल टू यम यल अपान यम इंटू यल, है ना, ये लिख सकते हैं। अगर ये हमारे पास क्या आ गया यम यल प्लस यल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा यम यल 2, तो इसके लिए हम K2 लिख सकते हैं, क्या K2 लिख सकते हैं यम यल 2 अपान यम, है ना, यम यल इंटू क्या यल। देखो और अगर जो है हमारे पास K2 यम यल 2 प्लस यल, तो फिर ये हो जाएगा यम यल 3 और यहाँ से K3 हो जाएगा यम यल 3 अपान यम यल 2 यल। ठीक है, जैसे यहाँ से जो है यम यल 3 प्लस यल, तो यम यल 4, यहाँ से K4 क्या हो जाएगा यम यल 4 डिवाइडेड बाई यम यल 3 प्लस यल इंटू यल, है ना। तो ये मोटी मोटी बातें जो है हम इक्विलिब्रियम में कर चुके हैं। तो K1 K2 K3 को यहाँ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट या एसोसिएशन कांस्टेंट बोलेंगे। यह देखो यहाँ पर एनसीईआरटी का पटाखा हम एक क्वेश्चन करके टॉपिक को समराइज करते हैं। देखो K1 K2 K3 को समझो जरा, मामला ये है कि K1 कामा K2 कामा K3 एंड K4, इस सब को हम क्या बोलते हैं, या चाहे हम बोल दें स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या क्या बोल दें कांस्टेंट, है ना, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या क्या बोल दें हम इसको स्टेप वाइज एसोसिएशन कांस्टेंट, स्टेप वाइज एसोसिएशन कांस्टेंट, एसोसिएशन कांस्टेंट, है ना, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब ये जो मामला है यहाँ पर ये है, यानी बीटा इज इक्वल टू K1 मल्टीप्लाइड बाई K2 मल्टीप्लाइड बाई K3 मल्टीप्लाइड बाई K4। जो जनरल फार्मूला है बीटा का, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये बीटा क्या है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये Kn तक भी जा सकता है, K1 K2 मल्टीप्लाइड K3 मल्टीप्लाइड डॉट 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 मल्टीप्लाइड Kn तक जा सकता है।
तो ये ऐसा भी हो सकता है। और इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट एक टर्म और है और छोटा सा एक क्वेश्चन। फिर ये टॉपिक हम जो है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, ये वाला पॉइंट हमें ज़्यादा याद रखना है। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल एसोसिएशन कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, है ना। इसका सीधा सा मतलब है यहाँ पर ओवरऑल इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये बाय दिस विल इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, है ना, 1 अपॉन बीटा। ठीक है, क्वेश्चन एक एनसीईआरटी ने दिया है, उसको हम जल्दी से लिख दे रहे हैं। तो ये देखो छोटा सवाल पूछा गया है, ये वही एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द CuNH3 2 plus ion given that beta 4 for this complex is this। देखो डायरेक्ट इसी फार्मूले पर इसका सॉल्यूशन है ना। तो ये हमसे पूछ रहा है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट फार्मूले पर ही है ना। ओवरऑल इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, देखो ये जो है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो जल्दी से टॉपिक को हम निपटा दें। देखो ये जो लिखा गया है यही चीज ये है, और हमसे ये देखो इसकी वैल्यू बीटा की वैल्यू गिवन है, तो यहां हम निकाल लेंगे दिस विल इक्वल टू 1 अपॉन ये 2.1 इंटू 10 टू द पावर 13। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4.7 इंटू 10 टू द पावर -14, है ना। तो ये सॉल्यूशन हो गया, इसका ये सॉल्यूशन। एक पॉइंट इसमें तुम्हें और जानना है, क्या जानना है कि भाई डिग्री ऑफ एसोसिएशन ज्यादा होगा तो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। ये 2 पॉइंट के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। देखो यही इतना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, यही इतना इस क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन है। जल्दी से पॉइंट देखो, पॉइंट क्या है वो समझो, पॉइंट समझने का प्रयास करो। चलो तो मामला ये है, पॉइंट ये है, पॉइंट की बात कि भाई ये जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है ना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन जितना ज्यादा होगा, है ना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन जितना ज्यादा होगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी ये क्या होगी, ज्यादा होगी। एक बात ये जानना है। दूसरी बात आपको ये जानना है, सेकंड पॉइंट आपको ये जानना है कि लॉग बेस
10 K1 greater than log base 10, K2 greater than log base 10, K3 है ना। फिर उसके बाद log base 10 K4। तो ये एक बात जानना है, K1 K2 यही वाला K1 K2 K3 की हम बात आपसे कर रहे थे। तो ऐसे सवाल कभी कभी इससे पूछ लिए जाएंगे। और अब हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से कि इस चैप्टर में केवल एक टॉपिक बचा है, वो है आइसोमेरिज्म, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट।